हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज के दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ चुके हैं आपके बीच लेकर के, जिसमें 50 जीके के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और ये 50 जीके के क्वेश्चन आने वाले ग्रुप डी के हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा दोस्तों। ये 50 क्वेश्चन नहीं है, आपके जो है सिलेक्शन की चाबी है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और भी कई टाइप्स के वीडियो बने हुए हैं हर लेवल का, हर एग्जाम से रिलेटेड। तो और भी वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, कई सारे कंटेंट बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सवालों की ओर। पहला क्वेश्चन आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑप्शन के साथ अब दिख रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है? वित्त आयोग को फाइनेंस कमीशन का कहते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाइनेंस जो है कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, यहां पर जो है बात करेंगे हम कि इस चीज के आंसर का आपको जवाब देना है। जो पहला ही आंसर आपका बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही। और दोस्तों अगर हम बात करें कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण की सिफारिश की जा सके। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 282 रिकमेंडेड the distribution of finance resources between the union and the states। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे बीच आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेगास्थनीज भारत के किस शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वो भारत के में किस शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच इंडियन रूलर? ठीक है, अशोका के, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार, किसके शासनकाल में आया था? तो इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। सी ऑप्शन लगाएंगे। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। यहां पर बहुत चीजें पता चल गई कि मेगास्थनीज को भेजने वाला कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और इसने कहां भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज वाज द ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस आई टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? यानी कि घुलनशील नहीं है, वाटर सोल्यूबल जो है नहीं है। यानी विच इज द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट वाटर सोल्यूबल? या विटामिन 12, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर की बात करते हैं हम, विटामिन डी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन डी वसा में घुलनशील यानी फैट सोल्यूबल विटामिन है, जबकि बी और सी समूह के विटामिन जल में घुलनशील नहीं होते हैं। विटामिन डी इज द फैट सोल्यूबल वेयर्स विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हु इज नॉन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? अशोका, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन? तो यहां पर आपको याद रखना, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इतिहासकार वी एस स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उनकी विजयों के कारण नेपोलियन ऑफ द इंडिया कहा। Historian V.A. Smith called Samudragupta the Napoleon of India because of the extensive military conquest। अब इसमें एक चीज समझ में आई होगी आपको कि जो आपसे दूसरा क्वेश्चन इसी में से घुमा के अगर पूछ दे कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था, तो यहां पर आप याद रख लीजिएगा V.A. स्मिथ। और ये कौन थे? इतिहासकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट तरीके से वीडियो बनाई गई है दोस्तों, बने रहिएगा चैनल के साथ। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संस्था है। क्या है? एक क्या कौन सी संस्था है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ डैश बॉडी। तो वैधानिक है, या फिर संवैधानिक है, या एग्जीक्यूटिव है, या जुडिशियल है?
कौन सा होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर इस क्वेश्चन में आपने पूरा कर लिया ना, कम से कम 40 भी, तो आप समझिए कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेक्शन का जो रास्ता है पूरा पूरा खुला हुआ है। चलिए कमेंट बॉक्स में देखते हैं। इसका आंसर पहले जान लीजिए, इसका होगा कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 में है। द इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी established अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे बीच आता है छठा क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सांची स्तूप, सांची स्तूपा का निर्माण मूल रूप से किसने करवाया था? हु ओरिजिनली बिल्ट द सांची स्तूपा? कनिष्क ने, अशोका ने, हर्षवर्धन ने या समुद्रगुप्त ने? किसने कराया था दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है। इसका उत्तर बताइए। चलिए इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं। अशोका जो है वो बहुत ही सही हो जाएगा। सांची स्तूपा का मूल निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। द ओरिजिनल सांची स्तूपा वॉज commissioned by Emperor Ashoka in the 3rd century BC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कौन सी है? विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? तो यहाँ पर मेंटल, क्रस्ट जिसको भूपर पट्टी कहते हैं, आउटर कोर, ब्रह्म कोर, या फिर आपका आंतरिक कोर यानी कि इनर कोर, कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, तो इसका उत्तर देखते हैं क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट याद रखेंगे। भूपर पट्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली ठोस परत होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, द अर्थ इज क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट एंड थीनेस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता यानी कि फ्रेटर्निटी का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्थिक समानता, राष्ट्रीय एकता एवं गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता? तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय एकता एवं व्यक्ति की गरिमा, यूनिटी ऑफ द नेशन एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। बंधुता का उद्देश्य भारत की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हु रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका उत्तर दीजिएगा आप। इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह पुस्तक नेहरू ने अहमदनगर किले की जेल में लिखी थी। देख लीजिए, ये भी समझ में आया कहाँ लिखी थी? तो अहमदनगर के जेल में। नेहरू रोट दिस बुक वाइल इम्प्रेस्ड इन अहमदनगर फोर्ट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। आजादी की जो मूवमेंट चल रही थी उस टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10। रक्त का थक्का जमने यानी ब्लड क्लोटिंग में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? विच मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग? अब यहाँ पर आयरन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है। ब्लड का जो थक्का बनता है आपको पता होगा, प्लेटलेट की वजह से बनता है ना? तो अगर हमारा ब्लड का थक्का बनता है तो उसमें कौन सा मिनरल्स काम करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कैल्शियम। रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कैल्शियम प्लेज अ वाइटल रोल इन द ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? किस संशोधन में? 42nd अमेंडमेंट, 44th, 52nd या 61st अमेंडमेंट? कौन सा? कमेंट कीजिए। चलिए इसका उत्तर मैं बताता हूँ, 42 अमेंडमेंट। ठीक है, 1976 में हुआ था 42वां संशोधन, और ये भाग 4(1) में मौलिक कर्तव्य में जोड़े गया था। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंसर्टेड इन पार्ट 4A बाय द
सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? ये क्वेश्चन भी आता है, कई बार रिपीट हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन को बार बार रट लीजिएगा, और मुझे पता है इनका आंसर आपको पता भी होगा या नहीं भी पता होगा। अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कितना आपको पता था। ए कालिदास, जयदेवा, बाणभट्ट, भवभूति। गीत गोविंद किसने लिखा था दोस्तों? यहाँ आप याद रखिएगा, जयदेव। ठीक है, जयदेव का नाम आता है। गीत गोविंद भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति पर आधारित प्रसिद्ध संस्कृत काव्य है। गीत गोविंद इज अ फेमस संस्कृत डिवोशनल पोयम बाय जयदेवा बेस्ड ऑन द लव ऑफ राधा एंड कृष्णा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नाउन एज अ मार्स गैस? एथेन, मिथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? कौन सा होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका हो जाएगा आपका उत्तर मीथेन। दलदली क्षेत्रों में बनने के कारण मीथेन को मार्श गैस कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये नेचुरली प्रोड्यूस इन द मार्शी एंड द स्वैम्पी एरियाज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन आपका आता है 14वां। भारत का विस्मार्क, विस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हु इज नॉन एज द विस्मार्क ऑफ इंडिया? चाणक्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या गीत गोविंद बल्लभ पंत? तो इसका आंसर आपको आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होगा। ठीक है, चलिए। रियासतों के कारण एकीकरण में उनकी भूमिका के कारण उन्हें भारत में विस्मार्क कहा जाता है। यानी कि जितनी जब आज़ादी हुई थी तो कई सारी रियासतें जो है अलग होना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, सबको एक करके रखा और भारत का एक अभिन्न अंग बनाया। इसीलिए उन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है और विस्मार्क भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी ऑफ पार्लियामेंट? तो यहाँ राष्ट्रपति यानी प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर वाइस प्रेसिडेंट, कौन बनाता है? उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष पीएसी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं और परंपरागत रूप से यह पद विपक्ष के सदस्य को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें हम। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस कौन सा है? विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस? ग्रेफाइट, डायमंड या क्वार्ट्ज या फिर कोरेंडम, कौन सा होगा? तो इसका उत्तर आप दीजिए जल्दी से, मैं बताता हूं आपको। डायमंड हो जाएगा इसका आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। हीरा शुद्ध कार्बन का क्रिस्टिकल रूप है और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। डायमंड इज द क्रिस्टलाइन फ्रॉम form of carbon and it's the hardest naturally occur substances. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवनटीन्थ तहकीक ए हिंद के लेखक कौन थे? हु रोट तहकीक ए हिंद? इब्न बतूता, अल बिरूनी, अबुल फजल, फैजी, किसने लिखा था? इसका उत्तर दीजिएगा। ये सब तो आपको याद होना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, और अगर नहीं भी याद है तो यहाँ सब सारा नोट कर लीजिएगा, सब एग्जाम में आपको फंस जाएगा। तो इसमें आपका उत्तर आता है दोस्तों अल बिरूनी। अल बिरूनी ने भारत के समाज, धर्म और विज्ञान की विस्तृत वर्णन तहकीक ए हिंद में किया। अल बिरूनी डिस्क्राइब इंडिया सोसाइटी, रिलीजियन एंड साइंस इन हिज फेमस वर्क तहकीक ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट किस अनुसूची में दी गई है? इन विच शेड्यूल इज द कंकरेंट लिस्ट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल या 8th शेड्यूल या 9th शेड्यूल? याद रखिएगा, बता रहे हैं। अब बात करते हैं, ये आंसर हो जाएगा 7th शेड्यूल, यानी कि
सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया। द सेवेंथ शेड्यूल कंटेन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रश्न नंबर 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है? अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट सीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 31, आर्टिकल 36, आर्टिकल 143 या आर्टिकल 145 या 136 है? बताइएगा इसका उत्तर आपको। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 143। ठीक है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति महत्वपूर्ण कानूनी या सार्वजनिक मसलों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। अंडर आर्टिकल 143 द प्रेसिडेंट कैन सीक द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन ऑन इंपॉर्टेंट लीगल और पब्लिक मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो आंसर भी आपको मिल ही गया। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? हु रोट्स द अष्टाध्यायी? तो पाणिनि याद रखिएगा, आपका बी ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। संसद का संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कौन बुलाता है? हु समन्स द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति बुला सकते हैं। कौन बुला सकता है? तो इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, बी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। अंडर आर्टिकल्स 108 द प्रेसिडेंट समन्स अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी? हु गेव द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया टू सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू को किसने दिया था? यहाँ पे समझ लीजिएगा कि किसने दिया था सरोजिनी नायडू को। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू? ये सब याद होना चाहिए आपको। इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू को उनकी काव्य प्रतिभा के कारण गोपाल कृष्ण गोखले ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? हु बिल्ड द मुगल दरवाजा? बुलंद दरवाजा, सॉरी, मुगल दरवाजा। बुलंद दरवाजा आपने सुना होगा, है ना? तो ये किसने बनाया? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो ये आपको बताना है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था। तो इसका उत्तर याद रख लीजिएगा, अकबर को हमेशा याद रखिएगा। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया। अब ये भी पता रहना चाहिए कि आपको बुलंद दरवाजा कहाँ पर बना है। ठीक है, और किस याद में बना है, क्यों बना, ये सारी चीजें आपको याद रहेगा। जितनी चीजें मैं एक्सप्लेनेशन में देता हूँ उससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाता होगा कि एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें 24। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाईएस्ट सिटीजन्स अवार्ड ऑफ इंडिया कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म भूषण या परमवीर चक्र? कौन कौन से होते हैं? आखिर मैं अवार्ड के बारे में भी शायद पढ़ा चुका हूँ, मेरे को वीडियो एक बार चेक कर लीजिएगा, और नहीं हुआ तो मैं अवार्ड के बारे में भी पढ़ा दूंगा। चलिए इसका उत्तर आपने दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। भारत रत्न नाम से ही पता रहना चाहिए, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जबकि परमवीर चक्र सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है। यानी परमवीर चक्र जो है मतलब वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन अगर इंडिया में टोटल देखा जाए तो सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो भारत रत्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन नंबर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? किस संशोधन में? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? 42nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट या 74th अमेंडमेंट? कौन से अमेंडमेंट में मिला दोस्तों? बताइए, अब तैयारी कर रहे हैं
तो याद रखिएगा 73rd अमेंडमेंट में ये मिला था। 73rd संविधान संशोधन जो है 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। कब हुआ था ये संशोधन? तो 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। देखिए हमारे जो टारगेट है वो है कि आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं, एक्सप्लेनेशन कराएं, ताकि आप जीके के माध्यम से बहुत कुछ सीख जाएं और पेपर में आप खुद से मेहनत करके आगे बढ़ें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। कौन सा आर्टिकल में बताया गया है राज्यों से? तो 1 याद रखिएगा, आर्टिकल 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक इंडिका? फाहियान, मेगास्थनीज, हेनसोंग, अल्बेरुनी। इंडिका पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? कई बार देखो पुस्तकों के नाम भी लिखा जाता है, किस पुस्तक के लेखक कौन है, तो जरा बताइए इसको। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। मेगास्थनीज जो है याद रखिएगा, मेगास्थनीज। इंडिका में भारत मौर्यकालीन भारत का विस्तृत वर्णन मिलता है, यानी इंडिका किस चीज पर बेस्ड है वो बुक? तो याद रखिएगा मौर्य काल के जो उनका जो है ना मौर्य काल के भारत का पूरा विस्तृत वर्णन मिलेगा, पूरा डिस्क्राइब किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है? विच हार्मोन्स इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, पैरेथ्रोमोन या फिर एंड्रोनलिन? कौन सा? ये आप जल्दी से बताइए। ये होगा आपका पैरेथ्रोमोन। ठीक है, पैरेथ्रोमोन हड्डियों से कैल्शियम को रक्त में लाकर उसका स्तर बढ़ाता है, यानी कैल्शियम जो है ब्लड में लाता है हड्डियों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ आनंद मठ? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या प्रेमचंद? यहाँ याद रखेंगे ऑप्शन बी को, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा हुआ है, उन्होंने ही ये आनंद मठ का जो है उसका जो है ऑथर है, और आनंद मठ से ही वंदे मातरम गीत लिया गया है। ठीक है, द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नोवेल आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 30, सो वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? टी एन सेनन या सुकुमार सेन या एम एस गिल या राजीव कुमार? कौन होगा? तो इसमें आप याद रख लीजिएगा, इसका तो उत्तर आपको पता होगा, बी ऑप्शन होगा, टिक कीजिए। ठीक है, सुकुमार सेन जो है फर्स्ट जो है जनरल इलेक्शन जो है कमीशन जो है थे वो सुकुमार सेन कंडक्टेड, पहला आम चुनाव करवाया था। ठीक है, और ये 51 और 52 में पहला आम चुनाव हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है आपसे कि भारत में पहला आम चुनाव कब किया गया था, तो नोट कर लीजिएगा बिल्कुल 110%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कई बार पूछा गया है। मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रहा जो आपको कहीं से भी उठा के करवा दिया, क्वेश्चन वही मिलेंगे आपको जो हर बार एग्जाम में आ रहे हैं या आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ये तो बहुत इजी है, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? जब पौधे अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस होता है, उस टाइम में कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? कौन सी गैस रिलीज करता है जनरली? तो ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं, या एक दूसरे के जो है ना आप कह सकते हो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, ये तो पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकोश। अमरकोश के रचयिता कौन है? हु रोट द अमरकोश? अमर सिंह, कालिदास, पाणिनि, वराहमिहिर?
वराहमिहिर किसने किया था? तो यहाँ याद रख लीजिएगा आपको अमर सिंह, अमर कोश से ही आपको पता लग जाएगा, अमर सिंह के द्वारा। ये संस्कृत का प्रसिद्ध शब्दकोश है, डिक्शनरी टाइप है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग या कौन सा पार्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फंडामेंटल राइट्स? पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, कौन सा पार्ट होगा दोस्तों? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसका आंसर है पार्ट थर्ड, ठीक है। याद रखिएगा पार्ट थर्ड, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी आर्टिकल्स 12 टू 35 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य यानी लिक्विड होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? सोडियम, मरकरी, एल्यूमिनियम या कॉपर? तो इसमें आपको याद होगा कि एक मरकरी ही है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है, ठीक है, कमरे के तापमान पर। तो यहाँ पारा यानी मरकरी लगा देंगे। पारा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु है। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस किससे संबंधित है? द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ वोम? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन? किसके द्वारा है? तो ये आप टिक लगाइएगा समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त, हरिसेन द्वारा लिखित यह प्रस्तुति समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करती है, यानी कंपोज्ड बाय हरिसेना। दिस इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब्स द कॉन्क्वेस्ट्स ऑफ समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप्स? ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? लुई पार्शव, कार्ल लैंडस्टीनर या एडवर्ड जेनर या रॉबर्ट कोच? किसने की थी दोस्तों? ये देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी, डिस्कवर द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37th क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संशोधन या अमेंडमेंट की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से की गई? किस अनुच्छेद में यह है कि भारत का संशोधन होगा? तो याद रखिए विच आर्टिकल डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल्स 352, आर्टिकल्स 357, आर्टिकल 368 या आर्टिकल 370? कौन सा होगा दोस्तों? चलिए इसका टिक लगाइए 368, आर्टिकल 368। संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? हु रोट्स जो है अभिज्ञान शकुंतलम? भवभूति, कालिदास, बाणभट्ट, जयदेव? किसने किया है दोस्तों? तो इसका भी टिक कीजिएगा, कालिदास के द्वारा की गई है, ठीक है, कालिदास। यह संस्कृत साहित्य के महानतम नाटकों में से एक है। इट इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीस ऑफ संस्कृत लिटरेचर रिटन बाय कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। पृथ्वी के वायुमंडल एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत कौन सी है? विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज एटमॉस्फेयर? समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर, मध्यमंडल, मेसोस्फेयर या तारामंडल, थर्मोस्फेयर? कौन सा होगा? तो ये आप याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, मौसम संबंधित जो अधिकांश घटनाएं होती हैं वो क्षोभमंडल में ही होती है, यानी ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। ये याद रखने वाली पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? हु एडिटेड द जर्नल यंग इंडिया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय? तो यहाँ पर आप लगा दीजिएगा बी ऑप्शन, जो है क्या बोलते हैं इसको, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से अपने विचार और राष्ट्रीय आंदोलन का संदेश फैलाया था,
याद रखिएगा, इसी के माध्यम से उन्होंने अपना संदेश फैलाया था फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में, आज़ादी के टाइम में या राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम में। अगला क्वेश्चन 41 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? आर्टिकल 76, आर्टिकल 78, आर्टिकल्स 148, आर्टिकल्स 165। कौन सा होगा दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, आर्टिकल 76 होता है। ठीक है, न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पास 42वां क्वेश्चन है। 42वां क्वेश्चन देखेंगे, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? हु रोट तबकात ए नासिरी? अमीर खुसरो, मिनहाज उज सिराज, जियाउद्दीन बर्नी या इब्न बतूता? इसका भी आंसर आपको नहीं पता होगा, ये याद रख लीजिएगा, मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी दिल्ली सल्तनत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी इसी से मिली है। 43 क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं जो होती हैं आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? कहाँ पर होता है आरबीसी का निर्माण? वेयर आर रेड ब्लड सेल्स प्राइमरली प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी? लीवर में, बोन मैरो में, या प्लीहा में यानी स्प्लीन में, या पैनक्रियाज में? तो यहां याद रखिएगा, आपको बी ऑप्शन लगाना है, बोन्स मैरो। लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स का जो है निर्माण इसी में होता है, बोन्स मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे बीच। भारत में सार्क का पहला शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था? भारत में जब सार्क का पहला सम्मेलन हुआ था तो कहाँ हुआ था? सार्क के बारे में भी पढ़ा रखा है मैंने, नई दिल्ली या फिर ढाका, काठमांडू, कोलंबो? तो यहाँ रखिएगा, भारत में बात की गई है, जबकि इसका जो है ऑप्शन या क्वेश्चन गलत मान सकते हैं हम, क्योंकि इसमें भारत की चर्चा की है, यानी भारत के हिसाब से दिल्ली में हुई थी, लेकिन पहला सार्क का शिखर सम्मेलन 1985 ढाका बांग्लादेश में होता, पहला। लेकिन अगर भारत की बात कर दी जाए कि भारत में कहाँ हुई थी, तो इसका ऑप्शन गलत होना चाहिए, दिल्ली होना चाहिए, या ऑप्शन को ही गलत कर दीजिए। क्वेश्चन को अगर लगते हैं कि पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था इसके हिसाब से, तो ढाका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस? कालिदास, विशाखादत्त, भवभूति, वाणभट्ट? तो इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से संबंधित प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, यानी इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से संबंधित जो है नाटक बनाए गए हैं संस्कृत में। चलिए अगला क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एलिमेंट सबसे अधिक विद्युत चालक बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर? कौन सा है? याद रखिएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चांदी सभी धातुओं में सर्वोत्तम विद्युत चालक है, लेकिन इसकी अधिक कीमत के कारण सामान्य वायरिंग में तांबे का उपयोग किया जाता है, यानी कि सिल्वर इज द बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर अमॉन्ग मेटल, बट कॉपर इज कॉमनली यूज्ड बिकॉज इट इज मच मोर इकोनॉमिकली ठीक होता है, यानी चांदी बहुत महंगी होती है इसीलिए उसमें उसका यूज नहीं करते हैं वायरिंग में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान की किस अनुसूची, किस शेड्यूल में मान्यता प्राप्त भाषाओं में रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज का जो है चर्चा किया गया है? विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज? ए 7th शेड्यूल, ए 8th शेड्यूल, और 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल? तो किस में इसकी लैंग्वेज की बात की गई है, कौन से अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। ठीक है, 8वीं अनुसूची में इसकी बात की गई है, 8th शेड्यूल में। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भारत जो है भाषाएं शामिल हैं। मैं एक बार इसके और एक वीडियो बना दूंगा कि 8वीं अनुसूची में
कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 क्वेश्चन, इंडियन स्ट्रगल का पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक ऑफ इंडियन स्ट्रगल? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है, नेताजी। द इंडियन स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का विश्लेषण किया है, उसके बारे में पूरा जो है एनालाइज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49th, ओजोन परत, ओजोन लेयर मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, किस लेयर में पाया जाता है? तो ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में या थर्मोस्फेयर में? तो याद रखिएगा, ओजोन लेयर जो है वो आपका समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाएगा। ओजोन परत सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, याद रखिएगा, ठीक है, ओजोन लेयर। 50 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान या सैयद अहमद खान? कौन होंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बदरुद्दीन जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब, जो 1887 में 1887 के मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके लिए वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको एक बार बताना चाहिए 50 में से कितने आपको आते थे, ताकि मुझे ये पता लगे कि आपका लेवल किस प्रकार का करना है। तो अपना अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।